हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज से जो है हम क्लास 10th और 12th के जो है सामूहिक रूप से बायोलॉजी अर्थात बायोलॉजी के बॉटनी से संबंधित लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं विद्यार्थियों। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब आप इस लेक्चर को जब देखेगा तो आप यहाँ से याद करें कि ये लेक्चर नंबर 14 है विद्यार्थियों। ये लेक्चर नंबर 14 है। आप लेक्चर नंबर 14 से जैसे जैसे वीडियोस आगे जाएंगे आप उसे सीक्वेंस में देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको मेंडल से संबंधित पूरी कहानी और उनकी आनुवंशिकी माने जेनेटिक्स और आनुवंशिकता से संबंधित सारी बातों को ओपन करने वाला हूं। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा एग्जाम की दृष्टि से या फिर फ्यूचर एग्जाम की दृष्टि से जेनेटिक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों, इस सेक्शन में सबसे पहले मैं जो है आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं वो मेरा ये है कि सबसे पहले मैं आपको मेंडल के बारे में बता दूं। मेंडल थे कौन, ये कहां से बिलोंग करते थे, इन्होंने कहा क्या, इन्होंने दिया क्या, इन्हें किसका फादर माना जाता है या किसके ये पेरेंट्स हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं विद्यार्थियों कि मेंडल ने अगर हेरेडिटी के बारे में कुछ कहा तो उन्होंने उसके बारे में किया क्या। तो आज की कहानी सबसे पहले स्टार्ट होती है विद्यार्थियों लेक्चर नंबर 14 एजुकेशनल वीडियो नंबर 35 में मैं आपको समझा रहा हूं मेंडल एक परिचय के रूप में। विद्यार्थियों, मेंडल एक परिचय के रूप में अगर हम मेंडल के परिचय को शुरू कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो मेंडल के परिचय को शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विद्यार्थियों 3 और 4 बातें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप उसको समझें, फिर मैं मेंडल के परिचय को आपको समझा रहा हूं। विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या है। और अगर आपने आनुवंशिकी को देख लिया विद्यार्थियों तो इसकी 2 महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं विद्यार्थियों, जिसमें एक ने आप देखा है आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण मतलब हेरेडिटिक कैरेक्टर, या आनुवंशिक लक्षण को विद्यार्थियों हम लोग वंशागत लक्षण के नाम से भी जानते हैं। वंशागत लक्षण के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपने आनुवंशिक लक्षण को देख लिया है तो इसके बाद दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है वो है विद्यार्थियों आनुवंशिकता। आनुवंशिकता आनुवंशिकता को अगर देखें विद्यार्थियों तो इसका मतलब यह होता है हेरेडिटी। हेरेडिटी को अगर विद्यार्थियों अन्य नामों में जाने तो इसे हम केवल वंशागति कहते हैं। आनुवंशिकता, वंशागति। वंशागति या वंशागति। अब आप इस पे फोकस करने का प्रयास करें विद्यार्थियों, ये है क्या। और अगर आपको लगता है कि आप सुन करके याद कर ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने नोट्स पर जाएं और इसे नोट्स करने का प्रयास करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों यहां पर है आनुवंशिकी। क्या है आनुवंशिकी? जेनेटिक्स। विद्यार्थियों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाने के रीतियों का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, आप उसे क्लियर करें। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम माता पिता के लक्षणों का उनके संतानों में जाने के रीतियों का अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों, वो है आनुवंशिकी, अंग्रेजी में है विद्यार्थियों जेनेटिक्स।
विद्यार्थियों अगली बात आती है, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? माता पिता के लक्षणों का संतानों में दिखाई देना, माता पिता के लक्षणों का संतानों में दिखाई देना, माता पिता के लक्षणों का संतानों में दिखाई देना आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहलाता है। माता पिता के लक्षणों का संतानों में दिखाई देना आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण होता है। विद्यार्थियों, इनमें तीनों पॉइंट हो सकते हैं, या तो ये माता पिता के लक्षणों के बराबर हो सकते हैं, या तो कम हो सकते हैं, या फिर ज्यादा हो सकते हैं। विद्यार्थियों, दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है, अगर आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण ये है, तो फिर आनुवंशिकता या वंशागति क्या है? विद्यार्थियों, माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों का संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्रियान्वयन जो होता है वो आनुवंशिकता या वंशागति होती है। विद्यार्थियों, मैंने न्यूक्लिक अम्ल की संरचना में आपको बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल की द्वितीयक संरचना डीएनए, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो आनुवंशिक पदार्थ का वाहक है, लेकिन डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ है। विद्यार्थियों, हमें यह समझ लेना चाहिए कि डीएनए अगर आनुवंशिक पदार्थ है और न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ का वाहक है, तो न्यूक्लिक अम्ल के माध्यम से ही डीएनए यानी पेरेंट्स का जो डीएनए होता है वो लगभग समान मात्रा में संतान में प्रवेश करता है, जिससे लक्षण बराबर, कम या ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों, बात आती है कि मेंडल के परिचय को शुरू किया जाए, तो सबसे पहले जो है मैं आपको मेंडल के परिचय को बताता हूं। मेंडल के परिचय को ध्यान से सुनें। विद्यार्थियों, अगर आप मेंडल के परिचय को देखेंगे तो सबसे पहले जो बात आती है विद्यार्थियों वो ये है कि मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। साधारण किसान परिवार में हुआ था। साधारण किसान परिवार में हुआ था। विद्यार्थियों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे की ओर देखते रहें। अपनी माध्यमिक तक की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, विद्यार्थियों, माध्यमिक तक की शिक्षा का मतलब तो आप जरूर जान रहे होंगे, और अगर जान रहे हैं तो आप इसके लिए कमेंट जरूर करें। अपनी माध्यमिक तक की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद मेंडल, विद्यार्थियों, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ग्रेगर जॉन मेंडल, याद करिएगा। मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के ही एक गिरजाघर में पादरी हो गए थे।
विद्यार्थियों सत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके लाइफ से संबंधित जो सत्र हैं, सत्र को जरूर ध्यान दें। अपनी माध्यमिक तक की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के ही माध्यमिक तक की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद मेंडल, आगे की ओर हम आपको बता देते हैं, मेंडल सन 1847 में, ये भी सत्र आप याद कर लें, मेंडल सन 1847 में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के ही एक गिरजाघर में पादरी हो गए थे। विद्यार्थियों गिरजाघर में वो देखरेख का कार्य करते थे। गिरजाघर में देखरेख का कार्य करने के बाद जो भी अवकाश मिलता उसके दौरान वह गिरजाघर के बागीचे में घूम टहलकर मटर पर संकरण का प्रयोग किया। सबसे इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों आप पहुंच चुके हैं, का प्रयोग किया। विद्यार्थियों लगातार 8 वर्षों तक वह लगातार 8 वर्षों तक कठिन परिश्रम के बाद मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी नियमों की खोज 1866 में कर दी। इसी कारण से मेंडल को आनुवंशिकता का जनक फादर ऑफ हेरेडिटी कहा जाता है। विद्यार्थियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, एक बार समझाता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेंडल के परिचय में कि मेंडल का जो जन्म हुआ था वो सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। अपनी माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद सन 1847 ईस्वी में ही वैज्ञानिक मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के गिरजाघर में पादरी हो गए थे। तो विद्यार्थियों क्लर्जीमैन का कार्य चर्च में हर कोई जानता है, ठीक वैसा ही होता है जैसे टेम्पल में जो है प्रीएस्ट का होता है। तो गिरजाघर के बागीचे, जब गिरजाघर से जो है उनको छुट्टी मिलती थी, अवकाश मिलता था, तो वो गिरजाघर के बागीचे में घूमते टहलते थे और उस दौरान वो जो है मटर पर संकरण का प्रयोग किए। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस, मटर पर संकरण का प्रयोग किया। और विद्यार्थियों यह प्रयोग उनका लगातार 8 वर्षों तक चलता रहा। लगातार 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद
लगातार 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद सन 1866 ईस्वी में मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों की पुष्टि की, आनुवंशिकता के नियमों की खोज की। और उसी समय से विद्यार्थियों वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक, फादर ऑफ हेरेडिटी कहा जाता है। विद्यार्थियों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि अगर ये नियम 1866 में आया तो फिर क्या हुआ। विद्यार्थियों मैं ये कहानी आपको आगे की ओर सुनाता हूं, ध्यान से सुने। मेंडल के द्वारा यह नियम सन 1866 ईस्वी में पुष्टि तो किया गया, प्रस्तुत तो किया गया, किंतु दशा, परिस्थिति और समय को ध्यान में रखते हुए मेंडल के इस नियम को कुछ समय हाईलाइट नहीं किया गया। कुछ समय बाद, कहते नहीं है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कुछ समय बाद जब वैज्ञानिकों को इस चीज की जरूरत पड़ी तो कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, जिनका मैं नाम ले रहा हूं और मुझे उम्मीद भी है कि आप अपने नोट्स में इस नाम को लिखेंगे और याद भी करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जैसे डोवेरिच, सैमार्क और कॉरन्स, 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विद्यार्थियों याद करिएगा, डोवेरिच, सैमार्क और कॉरन्स, इन्होंने मेंडल के नियमों को दोबारा से उठाया और दोबारा से उसको एक्सप्लेन किया और सन 1900 ईस्वी में जो है मेंडल के नियम को मार्केट में हाईलाइट किया गया। नियम लिखा गया था 1866 में, लेकिन हाईलाइट हुआ 1900 ईस्वी में। विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, मेंडल के इन नियमों को हाईलाइट करने वाले, पब्लिश करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनमें 3 महत्वपूर्ण नाम आते हैं, डोवेरिच, सैमार्क और कॉरन्स, और हमें उम्मीद भी है कि आप इस नियम को याद रखेंगे। विद्यार्थियों मैं इस पॉइंट को आगे आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान दें, और आगे आपको बताने वाले हैं मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में कौन सी पंक्ति कही है। इस स्टेप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों उपरोक्त परिचय को अगर मैं आगे की ओर बढ़ाऊं, उपरोक्त परिचय को अगर मैं आगे की ओर सुनाऊं तो बातें आती है मेंडल के द्वारा प्रतिपादित यह नियम उस समय प्रकाशित नहीं हो सका। विद्यार्थियों जो भी कारण रहा हो, प्रकाशित नहीं हो सका, किंतु आवश्यकता पड़ने पर 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, हम उनका नाम भी आपको बता रहा हूं, जैसे डोवेरिच, सैमार्क और कॉरन्स। डोवेरिच, सैमार्क और कॉरन्स ने सन 1900 ईस्वी में इनके नियम को पुनः प्रकाशित किया, जो अब चर्चा का विषय है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इसे। विद्यार्थियों अगर आप मेंडल के परिचय के बारे में देखना चाहें तो 3 से 4 सत्र ऐसे हैं जिसको आपको याद कर लेना चाहिए। 1822, 1847, 1866 और विद्यार्थियों 1900। मैं आपको एक बार बता देता हूं, 1822 में मेंडल का जन्म हुआ ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के एक साधारण किसान परिवार में। 1847 में अपनी माध्यमिक तक की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद 1847 में वो ब्रून शहर के गिरजाघर में पादरी हुए। 1866 में उन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन करने के बाद उसकी खोज की, उसकी पुष्टि की। 1900 ईस्वी में 1866 में दिया गया नियम जो है किसी कारणवश जो है लोगों के बीच में चर्चा का विषय नहीं बना, लेकिन 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ऐसे थे
डिविरेज, सैमार्क और कॉरन्स, उन्होंने 1900 ईस्वी में इस नियम को दोबारा से चर्चा के क्षेत्र में ले आया। विद्यार्थियों इस सत्र को जरूर याद करें। अब मैं लास्ट में आपको ये बता रहा हूं कि हेरेडिटी के बारे में किताबें कुछ भी कहें, हेरेडिटी के बारे में यूट्यूब चैनल पर लोगों के द्वारा कुछ भी कहा जाए, लेकिन मेंडल के द्वारा हेरेडिटी के बारे में संक्षिप्त रूप में, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कही गई, इसे आप जरूर सुनें। विद्यार्थियों अगर आप इसे ध्यान से देखें तो मेंडल ने हेरेडिटी के बारे में क्या कहा, मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में क्या कहा? उन्होंने सीधे कहा है, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल हेरेडिटी कैन बी मिनिमाइज, हेरेडिटी कैन बी मिनिमाइज but it cannot be finished, but it cannot be finished, heredity can be minimized but it cannot be finished। मानिए विद्यार्थियों अगर हम हिंदी में लिखें तो मेंडल ने क्या कहा, मेंडल के अनुसार आनुवंशिकता को कम किया जा सकता है, आनुवंशिकता को कम किया जा सकता है। आनुवंशिकता को कम किया जा सकता है, किंतु इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। किंतु इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। किंतु इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों इस लाइन पर आप विचार करिए ना, इसे आप सोचिए। आनुवंशिकता को रिड्यूस कर सकते हैं, आनुवंशिकता को केवल मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन इसे हम फिनिश नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अलग अलग किताबों में, अलग अलग सीक्वेंस में, अलग अलग लेक्चर में आपको आनुवंशिकता को लेकर के बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। मेंडल ने ये कहा, मेंडल ने वो कहा, मेंडल ने ये कहा, बट आप एक लाइन में हिंदी या अंग्रेजी में सोचें, अकॉर्डिंग टू मेंडल हेरेडिटी कैन बी मिनिमाइज बट इट कैन नॉट बी फिनिश, या मेंडल के अनुसार आनुवंशिकता को कम किया सकता है किंतु इसे समाप्त नहीं किया सकता। और इसी बेस पे उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट कर डाला। आपने जो भी आज तक पढ़ा हो, एक संकर संकर, द्विसंकर संकर, बहुसंकर संकर, बहुत सारी बातें आपको अलग अलग जो है अध्यापकों के द्वारा अलग अलग यूट्यूब चैनल पर या अलग अलग किताबों के माध्यम से अलग अलग जानकारी दी होगी। लेकिन सबसे पहले आप फाउंडेशन बनाए मेंडल का, कि मेंडल ने फाउंडेशन क्या बनाया, मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में क्या कहा, फिर आगे क्या हुआ। मैंने तो वहां से आपको बताना शुरू किया क्या होती है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स क्या है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों का संतानों में जाने की रीतियों का अध्ययन किया जाता है, वो जेनेटिक्स है। क्या होती है आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण? माता पिता के लक्षणों का संतानों में दिखाई देना ही आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहलाता है। यह कम हो सकता, ज्यादा हो सकता, या फिर बराबर हो सकता, नथिंग नहीं हो सकता, क्योंकि मेंडल ने देखो क्या कहा है। फिर क्या होता है वंशागत या आनुवंशिकता क्या होती है? माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों का संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण ही क्या है, वंशागत या आनुवंशिकता है। मेंडल ने लास्ट में आनुवंशिकता के बारे में टॉप की लाइन बोली, हेरेडिटी कैन बी मिनिमाइज बट इट कैन नॉट बी फिनिश। आनुवंशिकता को कम किया सकता किंतु इसे समाप्त, क्योंकि विद्यार्थियों आपको मालूम है आनुवंशिकता का मतलब कनेक्टेड बाई आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ का मतलब डीएनए, और इसे वाहन किसने किया, न्यूक्लिक अम्ल ने। विद्यार्थियों डीएनए में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। डीएनए की जितनी मात्रा जो है पैतृक कोशिका से संतति कोशिका में आ रही है, बराबर की आ गई तो बराबर की दिखेगी, कम आई है तो कम दिखेगी, ज्यादा आई है तो
पैतृक का जो है आनुवंशिक लक्षण संतति में ज्यादा दिखाई देगा। और विद्यार्थियों, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया सकता, यह एक इलीगल वर्क भी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, अगर डीएनए में किसी प्रकार का जो है परिवर्तन कर दिया जाएगा तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके माध्यम से आपराधिक व्यक्तियों इत्यादि का पता लगाया जाता है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिसमैच होगी, फेल हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों। तो फिलहाल आज के क्लास 10th और 12 सामूहिक रूप से बायोलॉजी के बॉटनी के इस लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको मेंडल के परिचय और मेंडल ने कहा क्या आनुवंशिकता के बारे में 2-4 महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताई। हमें उम्मीद है कि आप आगे के वीडियो को सीक्वेंस में देखेंगे और इस पे अपना स्नेह भी अर्पित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।